ऑलराइट जनाब, वेलकम टू आवर फर्स्ट लाइव सेशन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल खुश आमदीद आप लोगों को। और आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हियर, वी हैव जॉइंड बाय मोर देन 50 पीपल हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आप में से कितने लोगों के पास, हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग फ्रॉम योर मोबाइल फोन्स, बिकॉज वो कम लोग होंगे मेरे ख्याल में। So just reply on this group chat with a yes. वालेकुम सलाम एहसन कादिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? Just reply with whatever device you are watching this webinar on, laptop or mobile. So write down laptop or mobile. All right. So let's write it down. All right. Most people are from laptop. Wonderful. There's a reason why I'm asking, because it's going to be useful for you, more useful for you if you watch it from your laptop. Walaikum salam, Awan. Mobile phone, Alia. All right. So a lot of people, majority of the people are here from laptop. Wonderful. बेहतरीन, सही है जी। So first of all, a very quick intro. I want you guys to just write down your name, because बहुत सारे लोगों की abbreviations आ रही हैं, कुछ लोगों के मोबाइल फोन के मॉडल्स आ रहे हैं। So write down your name, comma, write down your attempt number, ठीक है? यानी for example first attempt है, ठीक है? And also write down your city, ठीक है? Name, mobile number, oh sorry, not mobile number, name, attempt number, name comma first attempt comma city, that is for example Islamabad, ठीक है? So इस तरह से लिख के भेजिए। All right, 3 first Abu Dhabi, all right, first audit, ठीक है जी, wonderful, छा गए। first attempt इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, ठीक है जी, makes sense। sixth attempt भी हैं जी, all right, third attempt, फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 21 लाहौर, ऑल राइट, यानी टाइम है अभी काफ़ी अब्दुल्ला साहब, ठीक है जी। चलें, अच्छा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपने एजेंडा से। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन आवर एजेंडा फर्स्ट। लेट मी जस्ट शेयर द फाइल विद यू, जिसके ऊपर हमने काम करना है। This is going to be the file. All right, so we have already begun. Our agenda is first we need to figure out and see कि आप कहाँ खड़े हुए हैं in terms of your understanding and learning. So we'll do a pre-assessment with you. So be ready, it's going to be a game. ठीक है जी। और दूसरी चीज़ है, we'll do one question, one past paper question, which is अगर आप अपनी practice kit 1 आप लोगों के पास है या नहीं है, write down yes or no. Practice kit 1, जिसके अंदर the question is question 20 revised, जो नंबरिंग के हिसाब से, रेफरेंस के हिसाब से, और इसका नाम है डाइवर्सिफाइड लिमिटेड। So it's an easy level of difficulty question. We are starting off with an easy one because we don't want you guys to feel कि यार पता नहीं ये क्या है, इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, हालांकि मुश्किल नहीं, आसान है। So we'll start off with an easy question this time. ठीक है जी। So we have a couple of responses here. Question 24 है कौन सा? नाम बताओ, नाम। न्यू सीमेंट लिमिटेड, बिल्कुल कराएंगे आपको। ठीक है, प्रैक्टिस किट 1 आप लोगों के पास नहीं है। सो आप लोगों के पास सॉफ्ट हार्ड दोनों में नहीं है, किसी में, मतलब किसी फॉर्म में नहीं है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट हैव प्रैक्टिस किट 1? डोंट हैव, जस्ट राइट डोंट हैव वाले, किसी फॉर्म में भी नहीं है फॉर एग्जांपल। चलो, लेट मी जस्ट शेयर माय प्रैक्टिस किट 1 विद यू गाइस, ठीक है? तो मैं आपके साथ, लेट मी प्रोजेक्ट किताब, ठीक है।
सो दिस इज प्रैक्टिस किट 1, ठीक है जी। तो मैं अब ये आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ग्रुप चैट के ऊपर। प्लीज़ डाउनलोड दिस फाइल। प्राइवेटली टू एवरीवन। ये जी मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ जी। ये आपके पास ग्रुप चैट पे अवेलेबल होगी। इफ़ एनी ऑफ यू डज नॉट हैव इट सो प्लीज़ वॉच इट इन द सॉफ्ट कॉपी, ठीक है जी। तो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं और हम इस क्वेश्चन के साथ पहले हम स्टार्ट करेंगे विद प्री असेसमेंट। सो प्री असेसमेंट हमारा कुछ इस तरह का होने वाला है कि ओहो ऑलराइट। So I'm just going to share you my screen where you will see a game. So I'll go to. Can you guys all see my screen? Yes or no? All right. So आप सब लोग अपने पास जो है वो kahoot.it लॉग इन करें। इफ़ यू आर ऑन मोबाइल फ़ोन अपने मोबाइल फ़ोन से करें, और अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर हैं देन यू जस्ट टाइप kahoot KAHOOT.IT। you can see this on my screen and you will also see a code, a game pin. Pin is 568292. 568292. Please log in, everybody. Great. Hey, ये कौन है भाई? We are waiting players now. हाँ जी, रेडी हम लोग। Is music fine with you guys, or should I just lower this down more? So we have 43 people, we have 56 participants. I want you guys, all of you guys, to be here in 1 minute. Any problem? Please type, or you can also unmute yourself. I'm just going to. You guys can also unmute yourself if you want to speak something. Okay. So we have maximum 44 people. I don't know. I think probably should
लोग मोबाइल फोन पे हैं या क्या है. So we're just going to start off this course. I'm not locking this course. Shall we start? All right, let's begin. So let's start off this game. So this is our first assessment. Let's see if अगर आप लोगों ने, the first question is, have you attended? आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने, you have to watch the question from my screen, ठीक है? And then you have to respond on your own devices. अच्छा मैं म्यूजिक ऑफ करता हूँ, ठीक है? You have to watch the question from the screen and you have to answer on your own devices. So only 3 people have taken the course with practice week 1 to 4. 7 people says उन्होंने नहीं किया और 3 people are saying yes with practice. So now I think आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. This first question will let you know कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ठीक है? सबसे पहली बात ये है, you have to respond on your own devices और वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें लिखी हुई नजर नहीं आ रही होंगी, ठीक है? What you need to do is you need to watch the question and options from my screen and respond on your own devices using these buttons, ठीक है, जो आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है? Is this clear to you? Yes or no? Clear है तो सबको? चलें, wonderful, ठीक है जी. So now the quiz will start. Let's begin. All right, चलें. The first is type answer. How many categories of business risk do we generally have? You have to type the number 1, 2, 3, 4, whatever the number is. Start typing. Start typing. You have 25 seconds. Wonderful. Everybody, 25 answers. Great. Everybody should respond. 5 more seconds. Don't think more. Great. The answer is 3. Operational risk, financial risk, compliance risk. Now, the question is, audit risk is the auditor's business risk. Do you agree with this statement? True or false? Audit risk is the auditor's business risk. Oh, sorry. Next. So audit risk is not the auditor's business risk. Audit risk is basically it relates to the professional risk, जो कि होता है कि जब आप एक inappropriate opinion दे रहे होते हैं. Anybody is saying something, somebody is saying something. Wait. 3 was correct, actually. I don't know. The answer is 3. All right, let's move on. Audit risk is when misstatement has already occurred and not adjusted in financial statement. Do you agree with this statement? Audit risk is when misstatement has already occurred and not adjusted in financial statements. Yes or no? True or false? Whatever. All right. So 14 people say yes, it is when the misstatement has already occurred. No, that's not right. Because audit risk is basically a possibility. It is not an actuality. ये वो event नहीं है जो कि हो चुका होता है. It's basically an event जो कि हो सकता है. It's a possibility. It's a risk. It's a possibility of
of a misstatement in financial statements. क्योंकि हम ऑडिट रिस्क निकालते हैं प्लानिंग स्टेज के ऊपर, तो प्लानिंग स्टेज के ऊपर इट्स ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी एंड नॉट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी मटीरियलाइज्ड. ठीक है, so this is the reason why this statement is not correct, because it does not mention anything about the possibility, possibility wala factor. All right, let's move on. स्कोर बोर्ड क्या है जी? लेट्स सी. इनायतुल्लाह बेग साहब जो है वो जीत रहे हैं अभी. हन्नान वी हैव 2849, थोड़ा सा करीब है. तलहा, जफर हुसैन, अदील. All right, let's move on. Next question. True or false? When the FS are free from material misstatement, an auditor gives an inappropriate opinion, for example, qualified. Is that an audit risk? यानी FS के अंदर कोई misstatement नहीं है, लेकिन ऑडिटर ने उसको क्वालिफाई कर दिया है, एडवर्स ओपिनियन दे दिया है, डिस्क्लेमर दे दिया फॉर एग्जांपल, तो क्या ये ऑडिट रिस्क होगा? यस और नो? ऑल राइट, द आंसर इज, oh my god, the answer is अगर when the financial statements are free from material misstatement and auditor gives an inappropriate opinion, फॉर एग्जाम्पल क्वालिफाई कर दिया है उसने और आपकी FS क्लीन ओपिनियन डिजर्व करती थी, यानी इसमें कोई मिसस्टेटमेंट थी नहीं ना, तो उस केस में ये एक ऑडिट रिस्क नहीं होता. बिकॉज ISA 200 हमें ये कहता है, हम ISA 200 आई एम श्योर अगर आपने वीक 4 तक पढ़ा हुआ है तो मेरे ख्याल में ISA 200 नहीं आया होगा, बट आई थिंक मैंने इसकी एक कॉन्वर्जेशन की है अपनी वीडियोस में शुरू में ऑडिट रिस्क वाले एरिया में, कि जब आप की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अगर उसमें कोई मिसस्टेटमेंट हो और ऑडिटर ने नहीं पकड़ी हो, दैट्स बेसिकली एन ऑडिट रिस्क. यानी ऑडिट रिस्क ये होता है कि जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई खराबी हो, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई खराबी हो और ऑडिटर ना पकड़ पाए, ना कि ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हो और ऑडिटर ना पकड़ पाए, यानी सॉरी और ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दी हो. दैट्स नॉट बेसिकली एन ऑडिट रिस्क. यानी ऑडिट रिस्क बेसिकली प्लानिंग स्टेज के अंदर गेम पेन, यार गेम पेन याद है क्या था? हाँ गेम पेन, ये रहा अलीश, गेम पेन, एवरीवन इन द मीटिंग. ऑलराइट, सो ऑडिट रिस्क जो है वो बेसिकली आप एंटिसिपेट करते हैं कि प्लानिंग स्टेज के ऊपर कि कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ फॉर एग्जांपल रेशियोज को देखते हुए, बिकॉज ऑफ फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट्स न्यू बिजनेस इवेंट्स. तो इन तमाम तरह चीज़ों को देखते हुए आप कहते हैं कि यार इसमें इस साल, यानी इस साल के अंदर जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं, क्या इसके अंदर इसके अंदर मिस स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं है. सो इट्स बेसिकली अदरवाइज, यानी जब FS आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और ऑडिटर देता है इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, then that's basically an audit risk and not the otherwise. All right, let's move on. Adil Jaya, Adil, let's hold this question. Ehsan, मैं आपको इसका रिस्पॉन्ड करता हूँ. Let's play this game first. ठीक है जी. Let's move. Is going concern an audit risk or business risk? The question is going concern an audit risk or business risk? या फिर एक ऑप्शन और भी हमारे पास, क्या ये दोनों है? Let's see what you people respond. For all those people who have joined late, आप लोगों को अपनी devices पे respond करना है, and you have to see the answer. You have to see the answer on my screen. All right, I'm sharing my screen. So 4 people have said it is an audit risk, which is not right, because going concern risk is basically a business risk. यानी कंपनी नहीं चल पाएगी, is basically a business risk and not the audit risk. ठीक है. जिन लोगों ने बोथ कहा है उन लोगों ने जो है वो ये समझा हो शायद कि यार बिजनेस रिस्क गोइंग कंसर्न की वजह से एक ऑडिट रिस्क भी आता है, बट उसकी वजह से आता है, वो खुद नहीं होता. सही है. द की टू दिस क्वेश्चन is going concern an audit risk or a business risk? Going concern is technically a business risk and not an audit risk. All right, चलें आगे बढ़ते हैं. Now let's see. अदील भाई, अदील तो छा गए यार 500 से ऊपर. उफ,
Wonderful. Let's move on. Let's see. Business risk will always give rise to an audit risk. Now, do you think that's a true statement or a false statement? Quickly. I'm only asking all those questions जिससे मुझे अंदाजा हो सकता है कि आपने कितने गौर से सुना है वीक 1 से 4. All right. So business risk will always give rise to an audit risk. That's a false statement because it will not always give rise to an audit risk. So 5 people have said कि नहीं यार it will always give rise to an audit risk. Let me give you an example. For example, एक merger and acquisition होता है और उस merger and acquisition के नतीजे में जैसे ICI का हुआ, लकी ने ICI ने लकी को अक्वायर किया, ठीक है. तो उस जो ICI ग्रुप ने, ठीक है, तो अब अगर लेट्स सपोज एक रिस्क ये आता है कि यार दोनों टीम्स आपस में जेलन नहीं हो पाएंगी, कल्चरल इश्यूज आएंगे, ठीक है, मैनेजमेंट इश्यूज आएंगे, उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे लोग जो है वो कंपनी से बाहर निकल जाए या वो छोड़ के चले जाए. And that could be a really big and serious audit risk because you don't want your good people to leave. But at the same time, do you think that will also result in an audit risk? नाउ अगर आप इसको गोइंग कंसर्न से जोड़ोगे तो हाँ, कोई भी चीज़ हो जाएगी. लेकिन आमतौर पे इस तरह की सिचुएशंस के अंदर ऑडिट रिस्क नहीं आएगा, ठीक है, या फिर तो हाई टर्नओवर जनरली फॉर एग्जांपल या इस तरह की और छोटे-छोटे और वो मसाइल मसाइल जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इम्प्लीकेशन आपको होते हुआ नजर नहीं आ रही बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उस केस में दैट बिजनेस रिस्क विल नॉट गिव राइज टू एन ऑडिट रिस्क फ्रॉम द ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव. यानी जब आप प्लानिंग कर रहे होंगे तो आप नहीं सोच रहे होंगे ऐसा कि यार इसकी वजह से मर्जर हुआ है तो मर्जर की वजह से फॉर एग्जांपल नहीं कल्चरल इश्यूज आ रहे हैं या लोग छोड़ के चले जाएंगे या हाई टर्नओवर है तो हाई टर्नओवर की वजह से जो है वो मेरे ऑडिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. सो ऑफ कोर्स ये सो दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज इज द की टर्म कि ऑलवेज नहीं होता. सो लेट्स सी व्हाट द स्कोर इज. अदील अभी भी आगे बढ़ रहे हैं जी और अपनी जो है कोई मुकाबिल नहीं है दूर तक. 700 का तकरीबन डिफरेंस है. एंड देन वी हैव मेहर अली ने इनायतुल्लाह को जो है वो बीट कर दिया है. व्हाट इज अ मिस स्टेटमेंट यार, इतना सिंपल से सवाल है ये तो सबको सही होना चाहिए. एवरीबॉडी शुड राइट द करेक्ट आंसर, टाइप द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, लेट्स सी गाइस, वेयर आर द आंसर्स? All right, 21 people have said it is basically anything that deviate from applicable financial reporting framework. That's right. But deviation from ISA and AFRF is not the right answer. So a lot of people, मुझे पता था ऐसा बोलोगे, इसीलिए मैंने डाला ये ऑप्शन. ISA और एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये दोनों मिलके हमारा क्राइटेरिया सेट नहीं करते. Financial statements are always assessed based on the criteria which is IFRS and the applicable laws. ठीक है, तो हमारा जो क्राइटेरिया सेट करते हैं वो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स करते हैं जिसको लॉ ने कहा है कि IFRS हैं आपके, ठीक है. ISA बेसिकली यूज होते हैं बाय प्रोफेशनल्स, बाय ऑडिटर्स टू डू दैट ऑडिटिंग एक्टिविटी. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्राइटेरिया सेट नहीं करते हैं. वो क्राइटेरिया आपको मिलता है यानी प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, क्लासिफिकेशन, ये तमाम तर चीज़ों के बारे में गाइडेंस मिलती है आपको IFRS से, ठीक है. और एनीथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम ISA इज डेफिनेटली इज नॉट द राइट आंसर. दो लोगों ने ये भी कहा है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट द स्कोर इज. मेहर अली छा गए. ओ भाई, मेहर अली ने जो है एक ही जवाब से 6400 में पहुंच चुके हैं. ऑल राइट, AFRF is the criteria actually. That's right, Ahsan Kadir. बिल्कुल सही है. Now let's move on to the next question. What are the elements of an audit risk statement? आप अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर सुने हुए हैं तो आप जानते हैं कि मैं किस तरह की बातें करता हूँ. तो ये बताइए elements of an audit risk क्या हैं? What are the elements of an audit risk statement? Drafting the audit risk technique याद है आपको? तो उसमें मैंने क्या बताया था? कौन सी वो बातें होती हैं जो कि आपको जहन में रखनी है. ऑल राइट, सो अ लॉट ऑफ पीपल नो व्हाट आई से विच इज ज़्यादातर लोगों ने ग्रीन को क्लिक किया हुआ है. किसी ने सिर्फ रिस्क फैक्टर लिखा, किसी ने शायद किसी ने रिस्क नहीं लिखा, किसी ने मे लैंग्वेज कहा.
but of course the answer is all of the above. So that's a good question. Scoring marks है जी, आसान सवाल था. Let's move on. When thinking about relevant audit procedures, we should always think about how to address the assertion. Is that right or wrong? When thinking about relevant audit procedures, we should always think about how to address the assertion. So 29 people have said that's right. 14 people have said no. Why? Why do you think कि हमें assertion के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब हम किसी भी प्रोसीजर को वकास बिल्कुल सही नीचे आइए और anybody else, why do you think why do 14 people think कि now by the way दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है. मैंने आपको आई एम श्योर आप लोगों को याद है, आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को याद है कि बेसिस ऑफ असर्शन की मैंने बात की थी, याद है. सो नाउ फॉर ऑल दोज पीपल हु डू नॉट नो अबाउट हाउ डू आई वांट you guys to think about, so when thinking about relevant audit procedure, we should always think about how to address the assertion. How to address the basis of assertion is definitely the perfect answer. So all of you guys जिन्होंने false लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है. लेकिन जिन लोगों ने ट्रू कहा है वो टेक्निकली इज नॉट इनकरेक्ट, बिकॉज मैंने यहाँ पे टेक्निकली जो सही बात है वो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की. सो कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू वांट टू से कि यार मुझे ऑडिट प्रोसीजर ढूंढना है कि मैं कौन सी तो असल में तो मैं असर्शन को ही एड्रेस कर रहा हूँ, बट उस असर्शन की बेसिस को एड्रेस कर रहा हूँ. तो बेसिस को एड्रेस करना या असर्शन को एड्रेस करना बात एक ही है, क्योंकि बेसिस भी उसी असर्शन की है ना. तो असल में दोनों आंसर सही हैं इन दैट सेंस. सो आई वुड से false is correct. And Ehsan Kadir is saying, what is the difference between I taken both things same. Yeah. Now देखिए मैं आपको समझा देता हूँ. चलें, लेट्स सपोज आप वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल की आप असर्शन को एड्रेस करना चाहते हैं, सही है. नाउ वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल के को अगर एड्रेस करना है तो आप कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, जरा मुझे बताइए. लेट्स सपोज एक रिसीवेबल है, एजिंग नहीं, एक रिसीवेबल है, लेट्स सपोज रिसीवेबल फ्रॉम अहमद. व्हाट डू यू डू कि बहुत अरसे से वो रिसीवेबल फंसा हुआ है. सब्सिक्वेंट क्लियरेंस कंफर्मेशन करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे. ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर रिसीवेबल जो है ना आपका फंसा हुआ है, तो आप जरा मालूम कीजिए कि उसके फंसने की वजह क्या है. उसके फंसने की वजह क्या है. अगर उसका पैसा आपको वो नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो अमाउंट डिस्प्यूटेड है, वो अमाउंट डिस्प्यूटेड है, तो फिर आप कोरिस्पॉन्डेंस चेक करोगे ताकि वो मालूम हो जाए कि यार एक्चुअली वो अमाउंट देने की नियत रखता भी है नहीं रखता. फॉर एग्जांपल अगर वो अमाउंट डिस्प्यूटेड है बिकॉज उसको लगता है कि यार मुझे जो मटेरियल मैंने मंगवाया था वो सही नहीं पहुंचा, सही है, सो मैं अब ये अमाउंट आपको पे नहीं करूंगा. तो अगर डिस्प्यूट की वजह से वो नहीं पे कर रहा है तो फिर कोरिस्पॉन्डेंस चेक कर लोगे ताकि पता लग जाए कि एक्चुअली डिस्प्यूट का स्टेटस क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है एंड व्हाट इज एक्चुअली द स्टेटस, ठीक है. लेकिन वो अगर इसलिए पे नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, देन हाउ वुड यू डू इट? हाउ वुड यू एक्चुअली वेरीफाई दैट रिसीवेबल की वैल्यूएशन रिजर्वेशन कैसे करोगे? अब मैंने बेसिस चेंज कर दिए. पहले मेरी बेसिस थी कि यार डिस्प्यूट था, तो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर ली, मालूम हो गया, या लीगल एडवाइजर, फॉर एग्जांपल लीगल एडवाइजर से बात कर ली, पता लग गया, ठीक है. ये दो कोई भी आप एक काम कर सकते हो.
कोरेस्पॉन्डेंस चेक कर लो, लीगल एडवाइजर से बात कर लो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बताओ कि अगर डिस्प्यूट की वजह से वो नहीं हो रहा, ये बेसिकली हो रहा है किसी ऐसी वजह से कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हुई हुई है, तो फिर उस केस में आप कौन से प्रोसीजर से वेरीफाई करोगे? रिव्यूइंग द अकाउंट्स ऑफ द डेटर, यानी आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखोगे और मालूम करोगे कि यार ये वाकई में पैसे देने की पोजीशन में है भी या नहीं है। हम कह रहे हैं कि यार ये तो दे देगा पैसे, लेकिन ये अमाउंट रिसीवेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये बंदा इस पोजीशन में नहीं है, तो बैंकरप्ट आदमी है। तो अब क्या हो गया? सो सो ऑल दोज पीपल हु हैव टाइप्ड फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस इज व्हाई आई से कि दैट्स आल्सो करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि जब आप, अब मेरी बात मैं जरा समराइज करता हूँ, देखो मैंने मैंने क्या पॉइंट यहाँ पे बयान किया। मैंने कहा कि जब भी आप प्रोसीजर के बारे में सोचोगे, जस्ट थिंक अबाउट डोंट जस्ट थिंक अबाउट द असर्शन, गो डीप डाउन और अंदर जाके उसकी बेसिस ऑफ असर्शन की तरफ जाएं। सो अगर आप असर्शन की हद तक रहे तो you might come up with an incorrect procedure. So you have to go deep down and think about the basis of assertion. So technically it's not right कि नहीं यार हम assertion देखें, मैं assertion तो valuation को address कर रहा हूँ ना, तो that's technically that's true. But अगर अगर ऑडिट प्रोसीजर को ढूंढने वाली बात है, तो उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप कौन सी बेसिस से वो वैल्यूएशन असर्शन हिट हो रही है और उस बेसिस को आप हिट करते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट राइट? सो इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन एंड आई वांटेड टू बाइफरकेट टू ग्रुप्स एंड फाइंड आउट कि यार फॉल करके जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। basis could be multiple for one assertion. That's right. बिल्कुल सही. Anybody? So all those people who have understood this idea, please write down clear. I'm clear. Rafiq has raised hand. All right. Let me see. Rafiq. You can respond. You can unmute yourself and say whatever you want to. Rafiq. दो लोग दो तरह से, दो वजूहात से ना लोग रेज हैंड करते हैं। एक ये होता है कि वो टेस्ट कर रहे होते हैं, दूसरा होता है कि वो वाकई में कुछ पूछना चाहते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद द क्विज। आई थिंक वी हैव सैयद मेहर अली। अच्छा, ऑल राइट, मूव आगे करते हैं, बढ़ते हैं और हम देखते हैं हम कहाँ पहुंचे हैं। मल्टीपल सेलेक्ट आंसर है जी। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर स्टेटमेंट? What are the elements of drafting an audit procedure statement? Use of proper verbs, linkage to objective, describes the activity. You can select multiple answers, right? You can select multiple options here. ये एंड कैसे हो गया? मैंने एंड कर दिया है कैसे? अच्छा, 12। All right, let's move on. So that's the final poll. Did you enjoy taking the quiz using this format? Reply with yes, thoroughly, no, I am different. यार लोगों को मीटिंग आईडी रिसीव नहीं हुई। 5 लोगों को पसंद नहीं आया यार। ओह, आई एम इंडिफरेंट भी हो सकता है। चले ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। चलें जी, सो दिस इज, वी आर डन विद दिस। सो Tayyab has scored 11 out of 13. We have Tariq 11 out of 13, and then we have I think it's Adil or Meher Ali. Meher Ali ji, तजर्बाकार आदमी, 9216. All right, runners up are Kenza and Taha. All right ji, congratulations. So everybody say congratulations to Meher Ali. वंडरफुल। चलें जी, सो नाउ वी हैव अ क्विक आइडिया। इस दरमियान में अगर कोई इस दरमियान में अगर कोई क्वेश्चन जहन में रह गया है, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन। आई थिंक वी आल्सो नीड टू टेक अ नमाज ब्रेक एज वेल, एंड सो अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लें ताकि हम एक नमाज ब्रेक ले लें, एंड देन वी कम बैक इन 15 मिनट्स।
एंड एक रिस्क के ऊपर 2 से 3 प्रोसीजर होने चाहिए. व्हाट वाज द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन कौन सा वाला था? द लास्ट आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन वाज आपका प्रोसीजर के अंदर आपके प्रोसीजर के अंदर वर्ब होना चाहिए. इट शुड आल्सो डिस्क्राइब द एक्टिविटी, एंड द थर्ड इज इट शुड आल्सो लिंक टू द ऑब्जेक्टिव. ऑडिट प्रोसीजर्स जनरली सेपरेटली टेस्ट नहीं होते हैं, बट हो सकते हैं. ऑडिट प्रोसीजर्स जनरली टेस्ट नहीं होते हैं, बट हो सकते हैं. ऑल राइट, so we have also have a report. Anybody else? Any more questions before we move on to the next part? We can take a namaz break, or we can start off. तो हम एक काम करते हैं, टुडेज एजेंडा की तरफ बढ़ते हैं और हम आते हैं टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 20, डाइवर्सिफाइड लिमिटेड. व्हाट वी नीड टू डू इज हम I'm still thinking कि अभी हम नमाज ब्रेक लें या फिर अच्छा आप कहते हैं 7:30 पे लें. So we have 13 minutes right now. सही है. चलो एक क्वेश्चन आया सर. Audit risk is the risk that auditor will give inappropriate opinion about FS, then why give a modified opinion about modified opinion about a material misstatement free FS is not an audit risk. ठीक है जी. देखो, ऑडिट स्टैंडर्ड्स में ये बात लिखी हुई ISO 200 के अंदर. वो कहता है कि यार ये एक बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी होती है. ऐसा ना आपका जवाब दे दूं, उसके बाद देन विल मूव टू द नमाज ब्रेक. मेरे ख्याल में बेहतर है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करेंगे दरमियान में हम फंस जाएंगे, क्योंकि हमें टाइम चाहिए होगा टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, एंड आई वांट यू गाइस टू डू इट इन ग्रुप्स. हम साथ मिलकर करेंगे. चलें, देखें इसका आंसर ये है कि इट्स अ वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी, बिकॉज देखें अगर एफएस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो और ऑडिटर ना पकड़ पाए, इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि मैनेजमेंट चाहती है कि अच्छा दिखाए. ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है, वो चाहता है कि जो सही हो वो नजर आए. अच्छा, ये किसी के भी फेवर में नहीं है कि एफएस बिल्कुल क्लीन हो और ऑडिटर एक क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हो. ठीक है. सो एक तो ये कि मैनेजमेंट के इंटरेस्ट में नहीं है, ये ऑडिटर के इंटरेस्ट में भी नहीं है. आई कैप पकड़ेगा, आईसीसी भी पकड़ेगा. ठीक है. सो इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर यू नीड टू मेक श्योर दैट तो इस सिचुएशन के अंदर यू नीड टू थिंक अबाउट कि हाउ लाइकली इज दिस पॉसिबिलिटी कि यार ऑडिट एफएस के अंदर मिस स्टेटमेंट हो और ऑडिटर जो है वो उसको मिसस्टेटमेंट हो और मिसस्टेटमेंट ना हो और ऑडिटर जो है उसके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन दे दे. तो ये एक थोड़ी सी, हाँ यहाँ पे एक वैसे भी सर AQR चल रहा है, आपको तो पता है AQR में क्या होता है. अच्छा. सो ये पॉसिबल नहीं होता आमतौर पे, इसीलिए ISO 200 बोलता है इट्स अ वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी कि आपका ऑडिटर भी जो है ना वो गलत ओपिनियन दे रहा हो और एफएस भी क्लीन हो और मैनेजमेंट भी कुछ ना बोल रहे, वो भी चिल्लाएंगे. ऑडिटर भी नहीं चाहता कि इसके साथ ऐसा हो, ऑडिटर का अपना लाइसेंस खतरे में पड़ जाएगा. सही है. सो ये देखो, ऑडिट रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी. अच्छा, एक्चुअली अगर ऐसा हो जाए ना तो आई कैप पकड़ेगा, आईसीसी भी पकड़ेगा, और ये एक्चुअली एक गलत काम है. लेकिन ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन. तो ये एक पॉसिबिलिटी है, तो इसकी होने की पॉसिबिलिटी बड़ी रिमोट है, एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट एन ऑडिट रिस्क. यानी मैं ऑडिट के स्टार्ट में ये अज्यूम नहीं करूंगा कि यार मैं एक्चुअली इसके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ जबकि एफएस के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट ना हो. तो ये बेसिकली बात है. आई थिंक यू गॉट द आंसर. एहसन गदीर. चलें जी, मेरे ख्याल में लेट्स टेक अ ब्रेक. हम 7:20 अभी हो रहे हैं. आई थिंक हम 7:35 पे आए वापस. व्हाट डू यू गाइस से?
What time you should come back? All right, 7:40 पे will come back. ठीक है जी. Break. Resuming at 7:40. चलें. All those people who want to read this question, do read this question and identify the risk factors in this question. ठीक है. So जो लोग पढ़ सकते हैं, they have time. Please go through this question. Question number 20, Diversified Limited. मेरे ख्याल में नहीं आ रही होगी, अब आ रही है. All right जी, welcome back. So are you guys back? Reply with yes. Reply with yes. Challenge you. Wonderful. Wonderful. So now we have this question और इस question को मैं आपके सामने share करने लगा हूँ and I want you guys to read this question. आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया होगा. This is a simple audit risk question जो कि ICAP के 5 नंबर में आया हुआ सवाल है. सही है जी. और इसको मैं आपके सामने अब share करने लगा हूँ हमारे practice kit से. All right. सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल आपको मिलेगी. तो नाउ ये अब मैं आपके सामने इसको शेयर कर रहा हूँ. तो नाउ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, आप लोगों को नजर आ रहा है ये आप लोगों के पास ये मौजूद है. यस और नो? नजर आ रहा है जी? चलें, वंडरफुल. विजिबल नाउ? ऑलराइट. सो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड ICAP 2015 दिसंबर में आ चुका है सवाल. You are the audit manager of Diversified Products Limited, DPL, a listed company. Following are the extract from the draft financial statements for the year ended 30th September 2015. All right. Sales हमारे पास मौजूद है 95 बिलियन की. Cost of sales मौजूद है हमारे पास 62 बिलियन की. Then we also have some total assets 150 बिलियन के. Net equity creditors हमारे पास मौजूद हैं 10.4 बिलियन के. Debtors हमारे पास मौजूद हैं 10.5 बिलियन के. Debtors and creditors के जो normal credit terms है वो भी हमारे पास मौजूद है, which is 40 days. We also have a deferred tax asset of 1.2. All right. मैं आपके सामने इसको पढ़ने लगा हूँ. The company is engaged in polyester business, polyester, pharmaceutical and fertilizer businesses. 3 segments इनके, ठीक है जी. Performance of each segment is discussed below. PB, which is polyester business, major source of revenue is the export of polyester to European countries. PB has been incurring losses since last 5 years in 2014-15. Now, यहाँ तक आपके जहन में कोई रिस्क फैक्टर या रिस्क आता है? कोई रिस्क फैक्टर आता है आपके जहन में? यहाँ तक जितना हमने पढ़ लिया है उस हद तक हमें कोई रिस्क नजर आता है? एक्सचेंज ट्रांसलेशन, ऑल राइट, ये हो गया जी. फॉरेक्स का नजर आता है आपको, और इसके अलावा ऊपर भी जरा झांक के देखिए, कोई और नजर आता है हमें रिस्क? ट्रांसलेशन, गोइंग कंसर्न एंड ट्रांसलेशन रिस्क. ऑल राइट, गोइंग कंसर्न फेवरेट है हमारा. डेफर्ड टैक्स एसेट बट लॉसेस, ऑल राइट, बिल्कुल वंडरफुल, ठीक है जी. इम्पेयरमेंट भी आ गया, गोइंग कंसर्न भी आ गया. अब जरा होल्ड ऑन सर, लॉसेस इतना था, सीरियस गोइंग कंसर्न इश्यूज. अच्छा, so now moving on. In 2014-15, PB incurred a loss of 600 million. All right. During the previous year, DPL had made a provision of 3.5 billion for impairment. वो लोग जो कि सिर्फ पॉलिस्टर बिजनेस के लॉस को देखते हुए ये समझ रहे हैं कि डेफर्ड टैक्स एसेट रिकवरेबल नहीं होगा, आगे के सेगमेंट भी देख लें, नेट प्रॉफिट को जरा देख लें कि प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है. ठीक है. अच्छा, बहरहाल, during the previous year, DPL had made a provision of 3.5 billion for impairment of existing plant. The major reason for the losses is the non-availability of gas. ठीक है जी, तो लॉस का रीजन भी यहाँ पे बयान किया हुआ है. Accordingly, DPL had started a project to convert its plant from gas to coal
The original completion date of the project was 31st Jan 2015, but it has been extended by 2 years due to delay in financing arrangements. Cost of 1.5 billion has been incurred on the project up to September 30th, 2015. So, anyone who found something more than after reading this entire para? कोई और इस फैक्टर मिला है, कुछ मिला है जी? लॉसेस की वजह से गोइंग कंसर्न आ रहे हैं, ठीक है जी। तारिक हुसैन कहते हैं सीरियस गोइंग कंसर्न इश्यूज। AKD साहब ने लिखा है सर लॉसेस ही इतना था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो प्रॉब्लम, प्रोविजन एंड एस्टिमेट। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट ऑफ द प्लांट, क्योंकि गैस नहीं मिल रही, प्लांट नहीं चल रहा, आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बिल्कुल सही। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गैस एंड डिले इन कोल बैकअप में रिजल्ट इन गोइंग कंसर्न, रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिकॉज फाइनेंस चाहिए। यार AKD हमारी सोच जो है ना बहुत नेगेटिव है यार, थिंक पॉजिटिव यार। बहरहाल रिस्क को सोचने के लिए गंदा सोचना पड़ता है ना, आपको तो पता है ना ये बात। ऑलराइट, कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑन, और AKD reply to everyone, not just me. All right, privately मत लिखो। अच्छा, pharmaceutical segment. The major source of revenue is the sale of medicines. Major source of revenue is the sale of medicines imported from Xenex International PLC. Segment profit for 2014-15 amounted to 200। चलो भाई, इसका प्रॉफिट आया 200 का प्रॉफिट यहाँ पर है, 600 का लॉस वहां पर है। ऑल राइट, तो 400 का लॉस हुआ अभी तक, ठीक है। DPL is currently negotiating with various suppliers to replace XIP because during the past few years XIP has significantly increased the prices and expressed its intention to increase it further at the time of renewal of the contract, which is due in March 2016. All right, यहाँ पे आपको कुछ क्या समझ में आ रहा है इस पैरा से? can you identify a risk factor here जो कि इवेंचुअली किसी चीज में कन्वर्ट हो सकता है इनटू अ रिस्क? फॉरेक्स इंपोर्टेड, बिल्कुल ठीक है। करेंसी ट्रांसलेशन, वंडरफुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चेंज ऑफ सप्लायर, इससे क्या ऑडिट रिस्क आएगा, या ये किस तरीके से हमारा ऑडिट रिस्क में कन्वर्ट होगा? इंक्रीज इन क्रेडिट टर्नओवर, क्या ये बिजनेस रिस्क की बात नहीं कर रहे आप अली आफ्ताब? ये भी ऑपरेशनल रिस्क जो आपने बताया है, दैट्स आल्सो अ बिजनेस रिस्क, नॉट एन ऑडिट रिस्क। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज, price increase, possibility of onerous contract. तो ये बेसिकली हमारी सिचुएशन को थोड़ा सा अनअवेलेबिलिटी ऑफ आइटम विच विल इम्पैक्ट द सेल, न्यू सप्लायर क्वालिटी इशू, टर्म्स इशू, ये तमाम तरह मसाइल जो आपने बताया अदील, ये फिर हम बिजनेस रिस्क की बात कर रहे हैं, नॉट द ऑडिट रिस्क। ओवरस्टेटेड रेवेन्यू, वाई वकास may result in contingency। माहम, किस किस्म की contingency? And don't you think it's too remote of an assumption, it's too wide of an assumption to take कि सप्लायर चेंज हो जाएगा तो कंटीजेंसी आ जाएगी? कंटीजेंसी क्यों आएगी? मतलब वो तो सिर्फ नेगोशिएट कर रहे हैं कि यार हमें इन्होंने सिर्फ ये बताया कि भाई हम नेगोशिएट कर रहे हैं, हम इससे कंटीजेंसी क्या निकालेंगे कि वो गलत चीज प्रोवाइड कर देंगे और हमें सही मतलब की चीज ना मिली तो मसला हो जाएगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं? टू रिमोट। फार्मा इंडस्ट्री प्राइसेस आर अंडर रेगुलेशन, GC रिस्क, ये तो डे वन से फार्मा इंडस्ट्री की तो प्राइसेस ग्रैब करती है रेगुलेट और वो फिक्स्ड होती हैं, ये बात तो डे वन से है। तो क्या डे वन से कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी गोइंग कंसर्न रिस्क आ जाएगी नासिर साहब? नहीं। सेगमेंट ऑफ प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड टू शो नेट प्रॉफिट टू रिजॉल्व फाइनेंसिंग इश्यूज, हाँ ये पॉसिबल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन, fertilizer business, the main source of income is a supply of fertilizer and pesticides. Segment profit for 2014-15 amounted to 700 million। तो इसका मतलब ये हुआ 200 का प्रॉफिट फार्मास्यूटिकल में है, 700 का प्रॉफिट यहाँ पर, तो 900 में से 600 निकाल देंगे हम। पॉलिस्टर में तो कितना आया भाई प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आया? 300 का, बिल्कुल ऐसा, वंडरफुल।
Now, due to major floods in August 2015, the government has requested the fertilizer manufacturers to reduce the prices to support the farmers in the flood affected areas, and as an incentive, it has guaranteed the regular supply of gas for the fertilizer factory. All right. चलें जी, अब मैं एक चीज आपको टास्क देता हूँ. I'm going to give you a task. आपने करना क्या है? आपने करना ये है, ये सवाल तो आई एम श्योर हमने एक लेवल पर डिस्कस कर लिया है कि इस सवाल के अंदर किस किस तरह के पॉइंट्स आएंगे, बट आई वांटेड यू गाइस टू डू वन थिंग. आप में से कितने लोगों के पास नोटबुक और पेन है? कितने लोगों के पास नोटबुक और पेन है? रिप्लाई विद यस. छा गए, बेहतरीन, वंडरफुल. ठीक है, आप में से कितने लोग जो है वो लैपटॉप पे लिखना पसंद करेंगे? और वैसे तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोटबुक पे लिखें ताकि आप के लिखने की आदत बन जाए. वैसे भी हम ऑफिस में काम करते करते नोटबुक पे लिखना हमने भूल गए, तो नोटबुक पे लिखिए, ज़्यादा बेहतर है. अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, यू ओपन अ वर्ड फाइल एंड राइट डाउन. ठीक है, लिखना क्या है और कैसे लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ. आपने क्या करना है जी, आपने मैं ज़रा दोबारा आता हूँ अपने वेबिनार वाली फाइल की तरफ. नाउ ये इसका जो आंसर है आपने इस तरह से लिखना है कि यू विल मेक टू कॉलम्स, वन बीइंग रिस्क फैक्टर एंड द अदर बीइंग रिस्क. ठीक है जी, तो आपने अपने नोटबुक की पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है. अगर आप वर्ड फाइल यूज कर रहे हैं देन ऑफ कोर्स दिस इज द फॉर्मेट, और आपने वन बाय वन लिखना है. कि फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, चले आसान वाला ले जाता हूँ मैं. ठीक है, तो रिस्क फैक्टर अगर हम बात करें फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस की, तो रिस्क फैक्टर क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज द रिस्क फैक्टर? जरा सवाल देखिए, सवाल में कुछ इंपोर्ट हो रहा है और कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है. ठीक है, रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं, वहां हम रिस्क की बात नहीं कर रहे हैं. Import and export. So what are we exporting? We're exporting what? Export of polyester. So export of polyester and import of medicines. ठीक है, मैं just looking at the question medicines. तो रिस्क क्या बनेगा भाई? risk of incorrect translation of forex rates. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इनकरेक्ट ट्रांसलेशन हो सकता है. ठीक है जी, so this is basically your risk factor is basically your cause, it is basically the reason why you have risk is basically the effect. ये आपको याद होगा मेरी बात, आपको याद है मेरा जो रिस्क वाली जो टेक्निक वाली जो वीडियो थी, कितने लोगों ने देखी हुई है? हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दैट? याद है? so इसको भाई मत भूलिए, ये अ, हमारे सुनहरी असूलों में से एक असूल है कि रिस्क फैक्टर को रिस्क के साथ जोड़ के लिखो. ठीक है, तो रिस्क फैक्टर और रिस्क. सो अभी हम पूरा जुमला नहीं बना रहे, और वैसे भी जुमला बनने में क्या बाकी बचता है? एक्सपोर्ट ऑफ पॉलिस्टर एंड इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन will give rise to a risk of incorrect translation of foreign exchange rates. That's how it is going to be written. But I want you guys to um, uh, I want you guys to write down in these two columns. अच्छा, अच्छा, रिस्क का जो लफ्ज है ना, इसके अंदर में शामिल है. ठीक है, तो अगर आप या तो ये लिख दो या फिर आप ये लिख दो रिस्क ऑफ इनकरेक्ट, या फिर आप लिख दो मे रिजल्ट इन. तो मे लैंग्वेज इसके अंदर शामिल है, मे रिजल्ट इन और रिस्क ऑफ. तो दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो. रिस्क खुद एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का मतलब ही मे है. ठीक है, सो अब आप, मैं आपको दे रहा हूँ 10 मिनट टू राइट डाउन रिस्क फैक्टर एंड रिस्क. आई वांट यू गाइस टू राइट डाउन एटलीस्ट 5 रिस्क फैक्टर एंड रिस्क. एक मैंने लिख दिया है, 4 आप लिख के बताओ जल्दी. 10 मिनट है. 10 minutes for everybody. How many of you guys will be writing it down if I am giving you time? कितने लोग लिखेंगे? Yes or no में जवाब दें. Yes, 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 yes. Wonderful, wonderful.
थैंक यू एवरीवन रिस्पॉन्डिंग. प्लीज राइट डाउन, गिव यू 10 मिनट्स. 10 मिनट सिर्फ आपके पास. 7:56 हो रहे हैं और हम इसको मिलके सॉल्व करेंगे एट 8:06 PM. ठीक है, 10 मिनट्स टू रिज्यूम. Show the question, please. All right, let me just show it to you. All right जी, I'm sure आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट जरूर कर लिया होगा. We're talking about all those policies जिनका अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्प्लीकेशन है. हम तो उसकी बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में. तो सवाल इनिशिएट किया था मेरे ख्याल में किसने, हलीम ने. ठीक है, ऑल राइट जी. सो नाउ कमिंग बैक टू द सेशन, आप लोगों ने इसको आई एम श्योर अटेम्प्ट जरूर कर लिया होगा. तो लेट मी जस्ट शेयर माय वर्ड फाइल विद यू गाइस ताकि हम लोग इसको मिल के अटेम्प्ट कर सकें. सो लेट्स बिगिन. तो मैंने अपनी एक साइड के ऊपर ये क्वेश्चन खोल लिया है और एक साइड के ऊपर आई हैव दिस वर्ड फाइल जहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि हमारे पास हमारा सोल्यूशन क्या है. ठीक है जी. सो लेट्स बिगिन विद, पहला हमने लिख लिया था एक्सपोर्ट ऑफ पॉलिएस्टर एंड इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन इज बेसिकली अ रिस्क फैक्टर. देखो रिस्क फैक्टर आपको कहाँ से मिलेगा, रिस्क फैक्टर कहाँ से मिलेगा, रिस्क फैक्टर आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन से. देखें, एक क्वेश्चन को अगर मुझे डिफाइन करना हो ना इस रिस्क फैक्टर और रिस्क की लैंग्वेज में, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन इज बेसिकली आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया. आई जस्ट वांट यू गाइस टू वेट फॉर अ मोमेंट. ठीक है. अच्छा देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको एक्चुअली रिस्क फैक्टर्स छुपे हुए मिलेंगे या बिखरे हुए मिलेंगे. आपको उनको समेटना है. सही है. और उन रिस्क फैक्टर से आपको रिस्क निकालना है. तो रिस्क फैक्टर इज बेसिकली एन रिस्क इज बेसिकली एन इम्प्लीकेशन, रिस्क इज बेसिकली एन इफेक्ट ऑफ द रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर इज बेसिकली द कॉज. ठीक है. इस कॉज से निकलता है रिस्क. ठीक है. अब जरा देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो हम लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दीज नंबर्स. तो हमारे पास नंबर्स जो आ रहे हैं हमारे सेल्स के, कॉस्ट ऑफ सेल्स के, टोटल एसेट्स के, नेट इक्विटी, क्रेडिटर्स, डेटर्स, डेफर्ड टैक्स एसेट, व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज नंबर्स. इसमें से कोई रिस्क निकलता है? एनीबडी हु कैन टेल मी, क्या पहले वाले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर कोई रिस्क निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? असलान शेख कहते हैं जी डेफर्ड टैक्स एसेट, क्रेडिटर डेज, क्रेडिट पॉलिसी नॉट फॉलो, क्रेडिटर डेज आर एक्चुअली 58. अच्छा, तो असलान शेख कह रहे हैं डेफर्ड टैक्स एसेट. अली शोजब आप कहते हैं क्रेडिटर डेज. हाउ इज क्रेडिटर डेज एंड ऑडिट रिस्क? इस तरह मुझे एक्सप्लेन करो. एंड इफ एनीबडी वांट्स टू स्पीक ऑन माइक, आप बात कर सकते हैं. देयर इज नो प्रोहिबिशन. इफ एनीबडी वांट्स टू स्पीक ऑन माइक यू कैन स्पीक. I'll just make, you can always unmute yourself, you have the option and you can speak if you want to. So anybody who wants to explain, Ali Shozab, you want to explain something? Creditor days कैसे बनेगा? Credit policy not follow, संजील कह रहे हैं जी. Credit policy at 40 days. अच्छा जी. Creditor days are actually 58. तो how do you make of this? इसका audit risk से ताल्लुक क्या है? एहसन कदीर कह रहे हैं 60. सारा एहसान इज सेइंग क्रेडिटर 61, क्रेडिटर 61 है. ठीक है, ठीक है, बट इसका ताल्लुक क्या है? इससे आपको क्या समझ में आता है? तो पॉलिसी 40 डेज है, एक्चुअली जो क्रेडिटर डेज आ रहे हैं वो 61 आ रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि हम देर से पे कर रहे हैं. हम देर से पे कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि हमें 40 डेज में पे करना चाहिए था, हम देर से पे कर रहे हैं. इसका मतलब कंपनी देर से पे कर रही है. इसका मतलब कंपनी टाइम पे नहीं कर पा रही, कंपनी को कैश के इश्यूज हैं, कैश फ्लो डिफिकल्टीज हैं. ये मतलब निकलेगा ना या नहीं निकलेगा? कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, गोइंग कंसर्न एज लिक्विडिटी रिस्क. तो इसको आई वांट यू गाइस टू थिंक अबाउट
कि यार हमेशा जब भी कोई इशू निकालो हमेशा उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जोड़ने की कोशिश करो, सही है। कैश फ्लो लीडिंग टू गोइंग कंसर्न इश्यूज। सो ये जो बात आपने बताई क्रेडिटर्स वाली, ये बेसिकली गोइंग कंसर्न के अंडर आ जाएगी। और ये जो रिस्क निकलेगा वो इवेंचुअली निकलेगा creditors may be overstated. Ali Shozab कह रहे हैं creditors may be overstated. How many of you guys agree with this statement? Maybe understatement of cost of sales or overstatement of. Do you think creditors will be overstated in these situations? कोई भी कंपनी जो है ना वो अपने क्रेडिटर्स को ओवरस्टेट नहीं करना चाहेगी इस सूरत हाल के अंदर, जहां पे उसको बैंक की भी जरूरत है, फाइनेंसिंग भी चाहिए। वी वुड नॉट वांट टू डू दैट, ठीक है जी। सो अंडर लिखा दो सर। अच्छा चलो, अब देखो, अब यहाँ पे अंडरस्टेटेड लिख रहा था सर। अच्छा सही है। क्रेडिटर्स की अंडरस्टेटमेंट से क्रेडिटर टर्नओवर इन डेज बढ़ेगा या कम होगा? सोचो। अगर क्रेडिटर्स कम होंगे तो क्रेडिटर्स टर्नओवर कम होगा, बढ़ेगा नहीं। जब बढ़ता है क्रेडिटर्स टर्नओवर, इसका मतलब ये है कि या तो आपका क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं या फिर कॉस्ट ऑफ